कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स का तड़का ऐड कर दिया जाए। भाई नजर में क्या था, विप्रो के नतीजे आ रहे थे। फेडरल के आगे दो ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट थे। फेडरल जो बाजार के दौरान आ गया और दूसरा विप्रो। हर्षदा जुड़ चुकी हैं। हर्षदा गुड मॉर्निंग। विप्रो के नंबर्स कैसे? अनुमान था, गुड मॉर्निंग आशीष और अनुज, की कमजोर तिमाही रहेगी और ठीक अनुमान के आसपास ही वो नंबर्स आए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये दूसरा लगातार क्वार्टर है जहां पर कंपनी के बिजनेस में कमजोरी देखने को मिली है। तो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। डॉलर रेवेन्यू में करीब 1.6% तक की गिरावट देखने को मिली। अनुमान था 1.8% ये स्लिप होता हुआ दिखाई देगा। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर आप देखिए 2.8% तक का प्रेशर देखने को मिला है। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था वो ये था कि करीब करीब -1 to -3% तक वीकनेस देखने को मिलेगी और उसी बैंड में दरअसल कंपनी ने फोकस किया है। अब सेकेंड क्वार्टर का जो गाइडेंस आया है उसमें कंपनी कहती है ये -2 से +1%। तो ये जो दायरा है थोड़ा सा और बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि Q1 का जो गाइडेंस था वो दोनों साइड पर नेगेटिव ही था, -1 से -3%, और अभी कह रहे हैं -2 से +1% तक की स्थिति आती हुई दिखाई देगी। और ये डॉलर रेवेन्यू का गाइडेंस है जो रफली Q1 के आंकड़ों के आसपास ही दिखाई दे रहा है। अब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा है मार्जिन स्टेबल रहे हैं, 16% के आसपास मार्जिन आए हैं, वो कंपनी ने मैनेज कर लिया है। साथ ही साथ कंपनी कहती है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनकी जो डील विंस रही हैं वो ज्यादा बेहतर है। लार्ज डील बुकिंग $1.2 बिलियन के आसपास आती हुई दिखाई दी, जहां पर पिछले क्वार्टर में करीब $1.1 बिलियन के करीब थी। तो वहां पर भी स्थिरता देखने को मिली है। 10 डील्स दरअसल $30 मिलियन से ज्यादा की टीसीवी की इन्होंने लॉक की है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। $100 मिलियन के 2 अकाउंट्स दरअसल लॉक किए हैं और ये दरअसल डिटेल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। हालांकि कंपनी कहती है कि अभी भी हाईटेक और बीएफएसआई की तरफ से दबाव है, वहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए उन सेक्टर्स को लेकर विजिबिलिटी नहीं है और सेकेंड हाफ को लेकर भी किसी तरह की विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। कंपनी कह रही है बहुत जल्द होगा ये कहना कि सेकेंड हाफ में एक पुल बैक आएगा या नहीं, क्योंकि इंप्रूवमेंट पहले देखनी होगी, फिर ही उस पर डिलीवर करेंगे। एआई को लेकर इन्होंने कहा है कि हम कमिटेड है, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। और वो 2 दिन पहले हमने अनाउंसमेंट भी सुनी थी कि अगले 3 सालों में $1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी करती हुई दिखाई देगी। तो नंबर्स अब आपके सामने हैं। ब्रोकरेजेस ने भी अपनी राय दे दी है, ज्यादातर अंडरवेट या अंडर परफॉर्मर की रेटिंग कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे उतनी ही वीकनेस है जितनी मार्केट ने एक्सपेक्ट की थी, उससे ज्यादा नहीं। इसमें ना मुझे एक बचपन की एक इंसिडेंट याद आती है। मैं और मेरे भाई दोनों अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। मेरे भाई के 85% आए, मेरे 62% आए, और भाई को डांट पड़ी और मुझे शाबाशी मिली, क्योंकि भाई से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि 90+ लाएगा, मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि 55 आएगा, 5,000 अच्छा है। तो विप्रो का वही मामला है। मेरे ख्याल से ये जो कल भी कोई एडीआर में कोई बहुत ज़्यादा मूव आया नहीं, वैसे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से बॉटम तो बन चुका है शायद विप्रो में। तो पप्पू पास हो गया भैया, यही काफी है विप्रो के लिए। इनलाइन एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसी परफॉर्मेंस आ गया। मानस इसका चार्ट रेडी रखिएगा। लेकिन विप्रो के साथ असल दिक्कत क्या, डील फ्लोज इस बार भी स्ट्रांग है। ये इस बार की कहानी नहीं है, पिछली 3 तिमाहियों से डील फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, पर इस डील फ्लो का कन्वर्जन नदारत है, रेवेन्यू में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। 2 क्वार्टर से रेवेन्यूज डिसेलरेट हो रहे हैं और अगर एक्सपेक्टेशन जो अगले क्वार्टर की लार्जली यही है कि फिर नेगेटिव रेवेन्यू का आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा, तो कन्वर्जन गड़बड़ा रहा है कहीं ना कहीं। पार्थिव, विप्रो पे आप लोग का हाउस कॉल क्या है? वेरी वीक सेट ऑफ नंबर्स फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं डेफिनेटली मानता हूं कि मैक्रो चैलेंजेस है, ग्रोथ एनवायरनमेंट टेपिड है, और उन्होंने भी जो लास्ट क्वार्टर नेगेटिव गाइडेंस दी थी, -1 to -3%, उसके भी लोअर बैंड में आया है। तो आई थिंक ये सेट अच्छे नहीं है, और यही एक रीजन है कि सालों से हम देखते हैं कि जब आईटी सेक्टर की तेजी भी होती है तो विप्रो ऑलमोस्ट 30 to 40% डिस्काउंट पे कोट होता है, एज कंपेयर टू लाइक्स ऑफ टीसीएस है या इंफोसिस है। डील विंस है वो आई थिंक उसमें भी कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है, जैसे हमने टीसीएस में देखा कि वहां पे भी मैक्रो चैलेंजेस है, लेकिन उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी जो डील मोमेंटम है $10 बिलियन की, वो रन रेट कम नहीं हुआ है। विप्रो में भी स्लाइट सुधार हुआ है वहां पे, लेकिन इट इज स्टिल वेरी वेरी टेपिड। और आपने जो राइट की बताया कि एग्जीक्यूशन हमेशा लैकिंग रहता है,
रहता है, एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि विप्रो ने बहुत सारे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस किए, जो आई थिंक पता नहीं वो पैसा कहाँ जा रहा है, और उसका भी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के भी जो ग्रोथ दिखना चाहिए, somehow it is not getting executed. तो weak set of numbers, buyback पे ही होप रहती है, most of the investors, retail investors तो buyback में exit ही कर देते हैं, इस बार रेशियो अच्छा था, nobody has thought of buying back Wipro looking at the current IT weakness. ये है विप्रो की फंडामेंटल कहानी। लेकिन मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, चार्ट सेटअप बुरा नहीं है विप्रो का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 375 के आसपास का लो बना था, उसके बाद से हम रैली देख रहे हैं। कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला पिछले 5-6 सेशन में, लेकिन ये 20 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ही लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 388 के स्टॉप लॉस से विप्रो में खरीदारी करिए और 410 रुपए की टारगेट सेट करिए। अब 410 का जो आंकड़ा है बहुत अहम है। वीकली चार्ट पे आप देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसका नेकलाइन 410 रुपए के आसपास आता है। तो अगर 410 का लेवल ब्रेक हुआ तो आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो विप्रो पे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव लगता है। ये कहानी है भाई साहब, नंबर्स कैसे भी हों। भाईती साहब, आप बहुत आईटी टटोलते रहते हो, आपके आए दिन आईटी के पिक्स आते रहते हैं, तो आई एम श्योर कुछ एनालाइज किया होगा। नंबर्स कमजोर हैं, उसके बावजूद स्टॉक्स कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ एग्जिबिट करने की कोशिश कर रहे हैं या लो लेवल से रिकवर कर रहे हैं। कुछ तस्वीर बदल रही है क्या आईटी की? जी आशीष जी, इनफैक्ट काफी चार्ट सेटअप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स के, बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक में तो हमने ऑलरेडी एक अच्छा रैली देख चुके हैं। हमें लगता है कि इन्फी एक सेकंड स्टॉक है जो कि बहुत स्वीट स्पॉट पर अवेलेबल है अभी भी इन लेवल्स पे, और यहाँ से भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल, स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा के नीचे है, बट हमें लगता है कि जिस आपका सेटअप है 200 डेमा शायद जल्दी ब्रीच करता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि 14-15 का लेवल है। चलिए, ये हो गई आईटी की चर्चा, ये हो गई विप्रो के थ्रू आईटी की चर्चा। लेकिन विप्रो आज का स्टॉक इन फोकस है जो अपने नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा होगा। एडीआर तो फिर भी बेहतर थे, देखते हैं हिंदुस्तान के बाजार में किस तरह परफॉर्म करता है। बाकी के रिजल्ट्स, Q1 की शुरुआत हुई तो हर्षदा बाकी कौन से नंबर्स? एंजल वन और टाटा मेटालिक्स रेडार पर रहेंगे आशीष। एंजल वन की Q1 में हमने देखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 808 करोड़ पर आए हैं। क्वार्टरली थोड़ा सा दबाव है 2.2% का। एनुअलाइज बेसिस पर देखेंगे तो 18% तक की ग्रोथ है। मुनाफा भी 221 करोड़ के आसपास आकर खड़ा हुआ है, और यहाँ पर जहाँ 21% 22% तक का इजाफा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है। इबिट्टा में भी ये जो आंकड़ा आया है वो करीब 320 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पर ग्रोथ है। तो ऑपरेशनली ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, मार्जिन्स कंपनी ने स्टेबल रखे हैं। इंक्रीमेंटल क्लाइंट बेस इस तिमाही में करीब 1.3 यानी कि 13 लाख का क्लाइंट्स इन्होंने जोड़े हैं। साथ ही साथ ग्रॉस क्लाइंट एडिशन अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर नोट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, वो 2.5% के आसपास आया है। तो ये फिलहाल वो आंकड़े हैं एंजल की तरफ से। अब रेडार पर टाटा मेटालिक्स भी, जहां पर रेवेन्यू थोड़ा सा घटा है, 666 करोड़ से घटकर 650 करोड़ के आसपास आया। मुनाफे में हालांकि 3 गुना की वृद्धि देखने को मिली है। 1 करोड़ का मुनाफा 5 करोड़ पर आखड़ा हुआ है, और मार्जिन 3.5% से बढ़कर 5% के ऊपर निकल पाने में कामयाब रहे हैं। और आप बिट्टा लेवल पर भी देखेंगे तो वो ग्रोथ है 45% तक की ग्रोथ, और 35 करोड़ के आसपास वो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। तो टाटा मेटालिक्स का भी परफॉर्मेंस बेहतर ही है। एंजल वन, सारे आंकड़े अच्छे लग रहे हैं। कल आपको याद होगा आनंद राठी वेल्थ ने भी क्या बढ़िया मूव्स डिलीवर करे थे। हालांकि एंजल वन जैसी कंपनीज को शायद Q1Q देखना चाहिए, और Q1Q रेवेन्यूज और मुनाफे के आंकड़े थोड़े से पस्त पड़े। Q1Q सीक्वेंशियली डिक्लाइन है। गाबा सर, एंजल वन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? एंजल वन, वेल यस, एंजल वन का जो चार्ट है तो पॉजिटिव हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। शॉर्ट टर्म में थोड़ा साइडवेज मूव मिल सकता है, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन डिप्स बायबल है जब तक ये 1720 नहीं तो। लेकिन ये एग्रेसिव कॉल रहेगा, लेकिन एक्चुअली सेफ स्टॉक रहेगा जब वो 1800 पार कर लेगा। बेस्ट अवॉइड इट, क्योंकि ये इसको जो बार बना है आउटसाइड बार बना, क्लैरिटी में से। एंजल वन ने बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया वैसे पिछले कुछ महीनों में। अरे अगर आप मार्केट शेयर गेन्स, एग्जैक्टली बहुत सॉलिड मार्केट शेयर गेन्स रहे हैं। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो एक समय पे काफी बड़ा प्लेयर हुआ करता था, और अब वो डीलिस्टिंग की भी वहां पे ऑब्वियसली तैयारी हो रही है, वो मर्जर की उसके साथ, उसका काफी मार्केट शेयर इन्होंने लिया। अप स्टॉक्स का काफी मार्केट शेयर बाकी प्लेयर्स ने लिया। जीरो था नंबर 1 पर है ऑब्वियसली, एक ग्रो करके है, ग्रो अब नंबर 2 पर आ गया है, और उसके बाद अब एंजल वन जो है वो मतलब काफी compete कर रहा है इस स्पेस में। मेरे ख्याल से यही मार्केट भी क्लियरली, अगर आप स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें, क्या शानदार आउटपुट, मल्टीबैगर रहा है आईपीओ के बाद से स्टॉक लगातार। किसी ने सोचा नहीं था उस समय कि
इस तरीके के मूव्स ये दिखा सकता है, लेकिन शानदार मूव रहे हैं यहाँ पर। रखिए भाई, ये ब्रोकरेज स्टॉक्स वैसे बहुत अच्छा मूव दिखा रहे हैं, बाजार भी ऐसा बना हुआ है, देखते हैं आज किस तरह से परफॉर्म। एंजल वन प्लस क्विकली टाटा मेटालिक्स पे अमित सेठ साहब जरा चार्ट देख लोगे आप प्लीज। आशीष जी, टाटा मेटालिक का चार्ट काफी वैसे स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। स्टॉक इज कंफर्टेबली ट्रेडिंग, अब इसका ये रेजिस्टेंस है 818-820 का, उसको क्रॉस कर चुका है। सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली इसमें रहना चाहिए। 850-855 के टारगेट्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग 810 रुपए का। टाटा मेटालिक्स की कहानी। चलिए, हो गए रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट से ज्यादा है दो स्टॉक और। एक तो फेडरल बैंक की चर्चा करना जरूरी है। पार्थिव, कल नंबर्स देखे क्या? डिसअपॉइंटिंग था, 5.5% फेडरल बैंक कल करेक्ट हुआ, और नंबर्स में कुछ है तो चिंताएं बेसिकली क्लियरली है कि बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, पर कॉस्ट ऑफ फंड्स वे कर रहे हैं। एनआईएम्स मेरे ख्याल से 11 क्वार्टर्स के लोज पे, एसेट क्वालिटी में स्लाइट डिटोरिएशन। हालांकि पहला है, लेकिन पता है बैंक्स में इस साइकिल का टर्न कहीं ना कहीं 1-2 क्वार्टर्स में आना है। ये फेडरल बैंक के नंबर से कोई डर लग रहा है क्या? और फेडरल बैंक पे आप लोग का हाउस कॉल क्या है? बिकॉज निम्स में काफी कॉन्ट्रैक्शन था, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये फिनोमेना देखा है, और उनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स में उसमें भी अराउंड 20 बेसिस पॉइंट्स अपटिक है। और हम जानते हैं कि आई थिंक जिस तरह का मैसिव कंपटीशन जो बड़े बैंक्स है वो छोटे रीजनल बैंक्स को दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द लायबिलिटी फ्रेंचाइजी गार्नरिंग, तो उसमें आई थिंक डेफिनेटली एक डिफिकल्टी दिख रही है। नो डाउट, आई थिंक हम जानते हैं कि एडवांसेस ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन एडवांसेस डिसबर्समेंट अकेला देखना कोई बैंक के अंदर इज नॉट द राइट थिंग। इवन डिपॉजिट ग्रोथ कैसी आती है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे रहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी सब पैरामीटर्स पे ठीक है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, व्हिच इज एन इंडस्ट्री बोर्ड फिनोमेना, लेकिन निम्स कॉन्ट्रैक्ट होना आई थिंक गोज टू शो कि लायबिलिटी फ्रेंचाइजी जुटाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और फेडरल बैंक जैसी बैंक को टेक्नोलॉजी और ब्रांच एक्सपेंशन के भी कॉस्ट लग रहे हैं, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी मुझे लग रहा है कि इट विल नॉट गो डाउन। तो उस लिहाज से आई थिंक जो रन अप आया है, हमने देखा बिफोर द रिजल्ट्स आल्सो डिसेंट रन अप आए बैंक में, तो यहाँ पे आई थिंक प्राइस टू परफेक्शन है। Probably ऐसा नहीं बोलेंगे कि we should paint all the regional banks with the same brush. We are expecting better numbers from something like South Indian Bank, Jammu and Kashmir Bank. तो यहाँ पे देखना रहेगा कि कैसे names pan out होते। लेकिन overall I think industry outlook अच्छा है for the long term. Key challenge for smaller banks is liability franchise. फेडरल बैंक, सावंत साहब, कल दिक्कत भरा सेशन, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पे आशीष जी, कल जो हुआ है सबसे जो अगर मैं कहूँ तो राइट टर्म होगा, एक खराब बात जो है कि ये बिल्कुल डे लो पे क्लोज हुआ है, तो और एक अहम सपोर्ट पे क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 125 के करीब। अभी अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो इस स्टॉक को 130 के ऊपर आने दीजिए, 130 के ऊपर। अगर ये 130 के ऊपर आए तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इट इज आउट ऑफ द वुड्स, और वहां पे हम लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 124, और हम होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 140 से लेके 142। जब तक 130 के ऊपर नहीं आ रहा तब तक दिक्कतों में है भाई। आउट ऑफ द वुड्स तब है जब 130 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में आ जाए, तब शायद अच्छी तेजी की तैयारी होगी, वो कंडीशनल बाय होगा। अभी दूर रहिए भाई स्टॉक से। अच्छा, फेडरल बैंक को लेकर कुछ अपडेट भी है? को लेकर आशीष अपडेट ये आया है कंपनी की तरफ से कल शाम को कि दरअसल कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शालिनी वॉरियर को लेकर ऐसे कुछ रूमर्स थे कि ये दरअसल साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ के पद के लिए या तो चुनी जा सकती है, या फिर उन्होंने अप्लाई किया, या फिर वो अपियरिंग कमेटी के सामने पेश हुई हैं। अब उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, ऐसा कुछ नहीं है, ये फेडरल बैंक के साथ ही बनी रहेंगी। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है, कंपनी ने कल भी इसका कुछ इंडिकेशन दिया था कि QIP जल्द आएगा और वो शायद अगले हफ्ते लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है फेडरल बैंक। खैर ठीक है, 130 के लेवल्स क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत होगी। ये आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन तो हो नहीं, गला खराब है क्या? मैं सॉफ्ट स्पोकन हूं, पर आज गला खराब है। अच्छा ठीक है, हो आज गला खराब है। ये हो गई फेडरल बैंक की कहानी। कुछ और स्टॉक्स न्यूज पे आऊं उससे पहले, आज जब हम लोग शो शुरू कर रहे थे तो पीवीआर के बड़े इंटरेस्टिंग फ्लैशेस नीचे चल रहे थे, तो तभी से मेरे दिमाग में अटका हुआ है, सस्ता हो रहा है कुछ क्या? पीवीआर ने इनफैक्ट इतना प्रेशर आया इन पर कि 40% तक इन्होंने अपने F&B के दामों में कटौती की है। अब इन्होंने बेसिकली एक कहा है कि 2 कॉम्बो ऑफर्स दरअसल लॉन्च करने वाले हैं,
₹99 का ये कॉम्बो ऑफर होगा, लेकिन ये मंडे टू थर्सडे ही अवेलेबल होगा। वीकेंड्स पर ये कॉम्बो ऑफर आप अवेल नहीं कर सकते। और ये भी होगा कॉम्बो ऑफर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच। तो अगर किसी को मूवी देखनी है तो आपको ऑफिस बंक करके या फिर आधे दिन की छुट्टी लेकर जाना पड़ेगा इस कॉम्बो ऑफर को अवेल करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ कंपनी कहती है कि वीकेंड में अनलिमिटेड पॉपकॉर्न और पेप्सी का ऑफर मिलने वाला है। इसकी प्राइसिंग कंपनी ने नहीं दी है, तो देखना होगा ये किस प्राइस पर आएगा। हालांकि कंपनी क्लैरिफाई करती है कि जो लग्जरी थिएटर्स हैं इनके उनमें ये दरअसल ऑफर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप डिसाइड कीजिए, अगर आपने ये सस्ते में खाना खाना है और मूवी का मजा लेना है तो आप लग्जरी थिएटर नहीं जाएंगे, इनके रेगुलर थिएटर में जाएंगे और वहां पर मूवी देखनी है तो वो वीक डेज के दौरान ही देखनी है, थर्सडे तक। तो मतलब बेसिकली काटा नहीं है, वो लीन पीरियड को इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हाँ। तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो एक्साइटेड था। अमित जी, मिशन इम्पॉसिबल जा रहे हो क्या? सेठ साहब। आशीष जी, मैं संडे को देखूंगा, इस संडे को प्रोग्राम बना रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल का। भाई संडे को नहीं, आपको एक तो इनके लग्जरी फॉर्मेट में नहीं जाना है, दूसरा मंडे टू थर्सडे जाना है, वो भी सुबह 9 से 6 के बीच में। ठीक है, तो आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। खैर, पीवीआर आइनॉक्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? जी आशीष जी, काफी वीक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रही है। चार्ट में तो बिल्कुल ही स्ट्रेंथ नहीं है पीवीआर की। 1450 1402 के लगभग इसका प्राइस है, तो इट इज एन अवॉइड फॉर द टाइम बिंग। सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर लोज है, ऑलरेडी काफी घटा हुआ, तो शॉर्ट तो नहीं करूंगा बट एक बार अवॉइड ही करूंगा इसको। मूवी देखिए, खाना है तो पॉपकॉर्न खाइए, स्टॉक को फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड कीजिए। बाकी के स्टॉक्स की न्यूज हर्षदा। VNL रेडार पर रहेगा, जहां पर NHAI की तरफ से इनको 808 करोड़ का दरअसल ऑर्डर LOI मिला है। ये प्राइमरीली रिहैबिलिटेशन और अपग्रेडेशन करना है। NH53 जो ओडिशा में है उसके लिए ये ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। JBM ऑटो की तरफ से अपडेट आया है। JBM ऑटो को 5000 इलेक्ट्रिक बसेस दरअसल सप्लाई करनी है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना और ओडिशा की राज्य सरकारों को। साथ ही साथ इसमें कुछ MNC कंपनी और कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनियों की तरफ से भी इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। GMR पावर रेडार पर रखें। GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हाथ में दरअसल एक ऑर्डर लगा है, जहां पर 75 लाख स्मार्ट मीटर्स इनको पूर्वांचल और दक्षिणांचल एरियाज जो उत्तर प्रदेश में आते हैं वहां पर इंस्टॉल करने। तो ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। ध्यान रखें कि जब भी ये स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर्स आए हैं, एक तरफा तेजी देखने को मिली है कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी, तो उन पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, वरुण बेवरेजेस, सुबह में जो नीरज अपडेट दे रहे थे कि पेप्सिको ने अपना फुल ईयर अर्निंग्स फोरकास्ट अपग्रेड कर दिया है, जहां पर वो बेसिकली कह रहे हैं कि कांस्टेंट करेंसी अब 12% ग्रो होने के आसार दिखाई दे रहे हैं रेवेन्यू में, और ऑर्गेनिक रेवेन्यू में करीब 10% तक की ग्रोथ रहेगी वर्सेस 8%। इसका देखते हैं इम्पैक्ट कितना वरुण बेवरेजेस पर आता है, क्योंकि वरुण बेवरेजेस भारत में दरअसल पेप्सिको के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। पतंजलि फूड ने कह दिया है कि अपना ग्रीन शू ऑप्शन OFS वाला वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जो इशू लेकर आए थे उसी के साथ जा रहे हैं, उसको एक्सटेंड नहीं करने का प्लान है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च, US FDA ने कंप्लीट रिस्पॉन्स लेटर इनकी एक प्रोडक्ट के लिए, एक NDA के लिए जो इनकी API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनना था उस पर आया है। कोई इश्यूज नहीं पाए गए हैं, तो होपफुली अब देखते हैं वहां से किस तरह की क्लिनिकल एफिकेसी के बेसिस पर यह ड्रग डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। दीप इंडस्ट्रीज आज फिर खबरों में। कंपनी दरअसल एक JV अरेंजमेंट में उतर रही है यूरो गैस सिस्टम्स के साथ, और ये बेसिकली होगा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए ऑयल फील्ड इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए JV है। 74% हिस्सा ऑफ कोर्स दीप का रहेगा, 26% यूरो गैस सिस्टम्स के हाथ रहेगा। और आलूवाला कॉन्ट्रैक्ट्स भी आज रेडार पर है, नियरली 200 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लग रहा है ओडिशा में। ठीक बात। बस RVNL का लेटर ऑफ अवार्ड है, तो एक समय हमने रिएक्ट कर दिया होगा जब वो L1 का अनाउंसमेंट आया होगा कि लोएस्ट बिडर है, तो कुछ रिएक्शंस आ चुके हैं, कुछ रिएक्शन शायद, खबर तो अच्छी है। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। गाबा सर, नतीजों से पहले बंधन बैंक कैसा प्लेस्ड है? आज एक ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो नजर में सबकी रहेगा, फेडरल के बाद आज बंधन की बारी।
गावा सर कुछ आवाज नहीं आ रही करेक्टर साहब? चलिए गावा सर आप हो गया? हाँ जी मैं हूं। हाँ गावा सर, बंधन बैंक के आज नतीजे आने हैं। मैं ऐसे ही पूछ रहा था, नतीजे से पहले कैसा प्लेस्ड है बंधन बैंक? एक्चुअली कल मैं शॉर्ट दे रहा था बंधन बैंक, मतलब नतीजे है लेकिन है तो भी 219 के 218 का स्टॉप लगा चले, है तो शॉर्ट। बंधन बैंक में और भी लोअर लेवल देख सकते हैं, 200 एक टारगेट है, पॉसिबल है कि वहां पर एक सपोर्ट मिले, लेकिन है वीक, स्ट्रक्चरली वीक है बंधन बैंक। भाई साहब एक काम करें, अब शो समेट लिया जाए। और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, आगे चर्चा करते चलेंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज बढ़िया तरीके से कवर हो चुके हैं। मुनाफे की तैयारी समेटने का समय, शुरुआत करेंगे अब पहला सौदा की।